वो मिल गई। इसमें 653 नंबर की गाथा है। इस 653 नंबर गाथा में इधर स्पष्ट लिखा है, चत्तारी भी खेताएम आओग बंधेण होदि सम्मतम। सम्यक दर्शन के साथ चारों आयुओं का बंध हो सकता है। सम्यक दर्शन के साथ चारों आयु हो सकती हैं, लेकिन अण लहई देवाउगम मोत्तुम, देव आयु को छोड़ करके प्राप्त नहीं होगा। क्या? अणुवद महव्वदायम, अणुव्रत और महाव्रत देवायु के बंध को छोड़ करके कभी नहीं होगा। 653 पेज नंबर 290, पेज नंबर 290 पर 653 में दिया स्पष्ट है ये कि अणुव्रत और महाव्रत उन्हीं को प्राप्त होंगे जिन्होंने देवायु का बंध किया है। यदि किसी ने मनुष्यायु, त्रियंचायु या नरक आयु का बंध कर लिया तो ऐसे जीव के अणुव्रत और महाव्रत नहीं होंगे। ये स्पष्ट है ये। चलो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 ओमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। तीसरे अध्याय में कल अपन सभी ने ढाई दीप की संरचना पढ़ी थी। ढाई दीप की संरचना देखी थी, विदेश क्षेत्र की संरचना देखी थी और अकृत्रिम चैत्यालयों को देखा था। एक बार ढाई दीप की संरचना फिर से देखेंगे कैसे बनानी है। हमने अपन आपको बताया था ये अपना एक जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में बीचों बीच एक मेरू पर्वत है। यहाँ ये 6 पर्वत आएंगे, हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। अब इसको घेर करके क्या है, इसको घेर करके ये लवण समुद्र बनेगा। लवण समुद्र को घेर करके क्या बनेगा, धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड को घेर करके कालोदधी समुद्र, इसको घेर करके ये पुष्करवर द्वीप। इस पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच ये पर्वत आएगा। इस पर्वत का नाम क्या है, मानसोत्तर पर्वत। तो अपन इस मानसोत्तर पर्वत तक की संरचना को, इस मानसोत्तर पर्वत पर चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। ठीक है, यहाँ ये चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय, ये मानसोत्तर पर्वत। अब ढाई द्वीप को अपन कैसे समझे, ये हो गया अपना लवण समुद्र, ये हो गया अपना कालोदधी। अब देखो ये जो धातकी खंड द्वीप है, इस धातकी खंड द्वीप के 2 भाग बनेंगे। और 2 भाग कैसे बनते हैं,
दो भाग बनेंगे इक्ष्वाकार पर्वत के आने से। इक्ष्वाकार पर्वत कहाँ है? बिल्कुल बीचों बीच, ऊपर से नीचे तक इधर, और एक इधर बीचों बीच, ये दो पर्वत आ गए। तो दो इक्ष्वाकार पर्वत के आने से एक धातकी खंड इस तरफ हो गया और एक धातकी खंड इस तरफ हो गया। उसको बोलेंगे पूर्व धातकी खंड, इसको बोलेंगे पश्चिम धातकी खंड। अब पूर्व धातकी खंड में ये 6 पर्वत आएंगे और 6 पर्वत पश्चिम धातकी खंड में आएंगे। इसीलिए सूत्र लिखा द्विर्धातकी खंडे, कि जो भी जम्बूद्वीप में संरचना है उससे दुगनी दुगनी संरचना धातकी खंड में होगी। यहाँ 6 थे, यहाँ 12 हो जाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? तो यहाँ इस तरह से बनेंगे, ये हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन। फिर यहाँ पर भी हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन। अब यहाँ पर निषद और नील के बीच में जम्बूद्वीप वो विदेह क्षेत्र था, तो इधर भी निषद और नील के बीच में विदेह क्षेत्र होगा। यहाँ भी विदेह क्षेत्र के बीच में एक मेरु था, तो एक मेरु यहाँ बनेगा, इधर भी एक मेरु बनेगा। तो विदेह क्षेत्र कितने हो गए? 3 हो गए, 1, 2 और 3। एक पूर्व धातकी खंड में, एक पश्चिम धातकी खंड में, एक जम्बूद्वीप का। इसी तरह भरत क्षेत्र भी 3 हो गए, एक भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का, एक भरत क्षेत्र इधर और एक भरत क्षेत्र इधर। सेम इसी तरह से पुष्करार्ध में बनेगा। ये जो मानसोत्तर पर्वत है, इस मानसोत्तर पर्वत से लेकर के और इस समुद्र पर्यंत, ये एक पर्वत इधर आ गया और एक पर्वत इधर फिर आ जाएगा। तो ये 2 पर्वत आने से फिर इसके भाग हो गए 2, आधा पुष्करार्ध पूर्व में और आधा पुष्करार्ध पश्चिम में। सेम जैसे अपन ने धातकी खंड में पर्वत निकाले, 6 पर्वत 7 क्षेत्र बनाए, इधर भी बन जाएंगे। तो इधर भी ये हिमवन, महाहिमवन, निषद, ये नील, फिर रुक्मी और शिखरिन। इसी तरह से इधर पर भी हिमवन, महाहिमवन, ये निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। अब जैसे इधर अपन ने विदेह क्षेत्र बनाए थे निषद और नील पर्वत के बीच में, इधर भी निषद और नील के बीच में एक इधर भी मेरु पर्वत आएगा, एक यहाँ फिर मेरु पर्वत आएगा। तो हर एक संरचना डबल डबल हो रही है। जम्बूद्वीप से डबल है धातकी खंड में, और जितनी धातकी खंड में है उतनी ही पुष्करार्ध में होगी। पुष्करार्धे च, पुष्करार्ध में भी उतनी ही है जितनी धातकी खंड में है। तो अब कुल कितने भरत क्षेत्र हो गए? 5 भरत क्षेत्र हो गए, एक जम्बूद्वीप का, 2 धातकी खंड के, 2 पुष्करार्ध के। ऐरावत क्षेत्र कितने हो गए? 5। विदेह क्षेत्र कितने हो गए? 5। मेरु पर्वत कितने हो गए? 5। कुलाचल पर्वत कितने हो गए? 30। यहाँ 6 थे तो इधर 12 होंगे और उधर 12 होंगे, तो 30 हो जाएंगे। विजयार्ध पर्वत कितने होंगे? जम्बूद्वीप में 34 हैं, तो पूरे 2.5 द्वीप में 170 हो जाएंगे। इस तरह से अपन को विजयार्ध पर्वत एक तो इधर भरत क्षेत्र में है, इस वाले में यहाँ अपन ने बनाया था ये विजयार्ध पर्वत, एक गंगा नदी, एक सिंधु नदी। एक इधर अपन ने ऐरावत क्षेत्र में बनाया था, एक रक्ता नदी और एक रक्तोदा नदी। फिर ये जो विदेह क्षेत्र में अपन ने 32 नगरियाँ बनाई थी, यहाँ से ये इस तरह से करके, इन 32 नगरियों में बीच में एक एक विजयार्ध पर्वत है। तो इस नगरी में होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, सभी 32 में 32 जो नगरियाँ हैं सभी में बनेगा। तो 32 विजयार्ध इधर के विदेह क्षेत्र के, एक भरत क्षेत्र का 33 और एक ऐरावत क्षेत्र का 34। तो 34 विजयार्ध यदि हमारे जम्बूद्वीप में हैं तो फिर 68 हो जाएंगे धातकी खंड में और 68 होंगे पुष्करार्ध में। टोटल करेंगे तो 170 विजयार्ध पर्वत अपने हो जाते हैं। तो हर एक रचना एक नहीं है, 5-5 हो गई, 5 गुनी। जम्बूद्वीप में जो एक थी उससे अब 5 गुना करना है। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? नदियाँ कितनी थी? इधर 14 नदियाँ थीं, तो अब धातकी खंड में 28 नदियाँ हो जाएंगी और पुष्करार्ध में फिर 28 नदियाँ हो जाएंगी। तो इस तरह से नदियाँ भी 5 गुनी हो गई, तो हर एक संख्या 5 गुनी हो जाएगी। इसमें कल एक प्रश्न आया था कि जो अपन एक अर्घ पढ़ते हैं
5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र के विषय, 30 चौबीसी के 720, ये कैसे लगाते हैं? यहाँ कुछ नहीं करना है। अपना एक जो जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र है, इस एक भरत क्षेत्र में अपन लोगों के एक चौबीसी है आदिनाथ से महावीर तक। ये कौन सी चौबीसी है? वर्तमान चौबीसी। ऐसे भूतकालीन भी होती है, ऐसे ही भविष्यकालीन भी होगी। तो जब एक भरत क्षेत्र में कितने तीर्थंकर बनाते हैं? त्रिकाल चौबीसी। त्रिकाल चौबीसी में कितने तीर्थंकर हो गए? 72। एक भरत क्षेत्र के 72 तीर्थंकर हो गए, 3 चौबीसी हो गई। जब एक भरत क्षेत्र की 3 चौबीसी 72 तीर्थंकर, तो 5 भरत क्षेत्र की कितनी चौबीसी? 15 चौबीसी। एक भरत क्षेत्र की 3 चौबीसी, तो 5 भरत क्षेत्र की 15 चौबीसी हो जाएंगी। इधर 72 तीर्थंकर हो रहे थे, वहाँ 360 हो जाएंगे। ऐसे ऐरावत क्षेत्र में लगाओ, ऐरावत क्षेत्र के एक ऐरावत क्षेत्र की 3 चौबीसी, तो फिर 5 ऐरावत क्षेत्र में वहाँ पर भी 15 चौबीसी। कुल मिलाकर के 3 इधर चौबीसी, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर, तो 5 तो ये हो गई। और ऊपर भी जाओ तो 3 इस ऐरावत की, 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी और 3 इसकी, तो कितनी चौबीसी हो गई? 10 चौबीसी हो गई। अब 10 चौबीसी हो जाएंगी। एक चौबीसी में 24, तो 10 में क्या कर दिया हमने? हाँ, ये 30 हो गई, ये 15 इधर और 15 इधर, 30 चौबीसी हो गई। अब एक चौबीसी में 72, तो 30 चौबीसी में 720। तो अपन लोग जो अर्घ पढ़ते हैं वो केवल यहाँ के वर्तमान चौबीसी का नहीं, भूत का नहीं, भविष्य का नहीं, सभी 5 भरत और 5 ऐरावत आज जो वर्तमान में अवसर्पणी में हो गए उनको भी चढ़ा रहे हैं, आगे जो होंगे उनको भी चढ़ा रहे हैं, भूतकाल में जो हो चुके उनको भी चढ़ा रहे हैं। सबको अर्घ एक साथ चढ़ाया जा रहा है। 720 जो जिनराज हो गए उनका अर्घ एक साथ चढ़ाया जा रहा है। अर्घ कितना सा होता है? मुश्किल से 72 चावल भी नहीं होंगे। कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब अपन थोड़ा सा कभी सोचे कि हमने 720 भगवानों को अर्घ चढ़ाया, हिस्से में कितना कितना मिला? आधा चावल भी नहीं मिलता कई बार। तो वो तीर्थंकर भी सोचेंगे कि हाथ घुमा करके और सबको अर्घ चढ़ा रहे हैं और आधा चावल भी नहीं जा रहा। यदि कभी कई बार तो ऐसा करते हैं वो कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय। अब कृत्रिम अकृत्रिम कितने सारे हो गए? 3 लोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय। 3 लोक में कितने अपन ने? 8 करोड़ 56 लाख। इतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं। एक चैत्यालय के लिए एक दाना भी नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे, अशक्य है ये। ऐसा नहीं है कि हम 1 कुंटल चावल लेकर के आए और फिर 8 करोड़ हैं तो सबके लिए एक एक चावल का दाना करें, संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ द्रव्य से नहीं देखा जाता है, भावों से देखा जाता है। भाव हमारे निर्मल हैं कि हमने सबका स्मरण किया है और सबका स्मरण करके सबको वंदना की है। नमोस्तु तो सबको गया अपना, द्रव्य कितनी गई उससे कोई मतलब नहीं। द्रव्य तो एक प्रतीकात्मक है, वास्तविकता में अपने भाव हैं। तो अपन लोग जब पूजन करते हैं तो इन 3 चौबीसी जितनी भी हैं, 30 चौबीसी, इनको भी अपन एक बार नमोस्तु करते हैं। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों को भी नमोस्तु करते हैं। जितने कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनको भी बोलते हैं। अब उसमें फिर पंचमेरु और नंदीश्वर ये सब आ जाता है, तो लगभग सबको एक बार अपन त्रिकाल नमोस्तु कर लेते। ये ढाई दीप की रचना हो गई। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछें। बक्सारगिरी अपन ने विदेह क्षेत्र में बनाई थी। जब ये 8 नगरी बनाई तो अपन ने 4 नदी निकाली और 4 पर्वत और 3 नदी निकाली थी। तो 4 पर्वत ये बक्सारगिरी कहलाएंगे। देख ले इसको। अपन ने इस तरह से एक चित्र बनाया था केवल विदेह क्षेत्र का। यहाँ अपन ने मेरू पर्वत, ये अपना गजदंत पर्वत,
यहाँ से एक नदी निकली ये सीतोदा, यहाँ से एक नदी निकली ये सीता। अब ये जो पार्ट अपने बन गए, इन पार्ट में अपन ने देखा था यहाँ एक ये बाउंड्री वाल बन जाती है, ये वन भाग है। इसी तरह यहाँ पर भी एक बाउंड्री वाल है, ये वन क्षेत्र है। ये जो बीच का क्षेत्र बना, इसमें 8 पर्वत निकलेंगे। पहला पर्वत, फिर एक नदी, फिर दूसरा पर्वत, फिर एक नदी, फिर तीसरा पर्वत, फिर एक नदी, फिर चौथा पर्वत। तो नदियाँ कितनी हो गई? 1 2 3। पर्वत कितने हो गए? 1 2 3 4। तो कितने खंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 नगरी बनी। तो ये जो 4 पर्वत हमने बनाए हैं, 1 2 3 4, ये 4 कहलाएंगी बक्सारगिरी। इनको बोलते हैं बक्सारगिरी। तो 4 यहाँ होंगी, 4 यहाँ होंगी, 4 यहाँ और 4 यहाँ, 16 बक्सारगिरी। हर एक बक्सारगिरी पर एक अकृत्रिम चैत्यालय है। ये पूरे पर्वत पर एक अकृत्रिम चैत्यालय होगा सभी में। तो 16 बक्सारगिरी पर 16 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। ये 4 गजदंत हैं। इन चारों गजदंत पर्वतों पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। ये मेरू पर्वत है। इस मेरू पर्वत पर भी 4 वन हैं, चारों दिशाओं में 4 4, 16 अकृत्रिम चैत्यालय हो जाते हैं एक मेरू पर। तो ये इस तरह से अपन ने संरचना देखी थी। ये भोग भूमि कहलाएगी देवकुरु, उत्तर कुरु। और कुछ पूछना है इसमें? अब इसके बाद अपन की 3-4 सूत्र रह गए हैं, इनको अपन देखते हैं। इसमें ये बता रहे हैं पुष्करार्ध, यहाँ तक हो गया। अब जब पुष्करार्ध अपन ने बनाया है तो पुष्कर द्वीप का अर्ध, आधा भाग कैसे किया? मानसोत्तर पर्वत से। हाँ, किसका? सालमली वृक्ष बस वृक्ष है, उसके नाम से कोई विशेष प्रभाव नहीं है। जो जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष हैं, 5 जो अपन ने देवकुरु उत्तर कुरु बनाए हैं, तो देवकुरु जो है उसमें 5 जगह सालमली ही नाम है, सालमली वृक्ष। अब जो नाम कॉमन हो गया उससे किसी का विशेष नाम नहीं रखेंगे। सालमली वृक्ष जम्बूद्वीप में भी है, सालमली वृक्ष धातकी खंड में भी है, सालमली वृक्ष पुष्करार्ध में भी है। तो सालमली वृक्ष के नाम पर कैसे कोई नाम रख दें? फिर तो सब पूरे द्वीप भी सालमली द्वीप हो जाएंगे यदि उसके आधार पर करें। जो विशेष है जम्बू वृक्ष और कहीं नहीं है, इसीलिए जम्बू वृक्ष के आधार पर जम्बूद्वीप हो गया। धातकी वृक्ष अकृत्रिम रूप से कहीं नहीं है, इसीलिए धातकी वृक्ष के आधार पर धातकी खंड हो गया। तो कोई जो एक विशेषता होती है जो असाधारण है, उसके नाम पर ही चलन चल जाता है। तो ये जम्बूद्वीप का नाम जम्बू वृक्ष के आधार पर रखा गया। बाकी सारे वृक्ष वो सालमली हैं, उनका सबका नाम सालमली सामान्य है वो। लेकिन अकृत्रिम चैत्यालय सालमली पर भी है, जम्बू वृक्ष पर भी है, दोनों पर है। अब इसके बाद अपन ये देख रहे थे, जो पुष्करवर द्वीप था, उस पुष्करवर द्वीप के बहुमध्य भाग में एक पर्वत आया है जिसका नाम है मानसोत्तर पर्वत। इसको मानसोत्तर पर्वत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उत्तर में, उत्तर का मतलब इसके बाहर, मनुष्य नहीं पाए जाते। मनुष्य रहेंगे तो इस मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर ही रहते हैं, इसीलिए इसको मानसोत्तर पर्वत कहते हैं। और ये मानसोत्तर पर्वत मनुष्यों के आवागमन का विभाग करता है। इसके उस तरफ मनुष्य नहीं है, पहले पहले ही है। ये अगले सूत्र में लिखा, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः। यहाँ बता रहे हैं प्रांग, प्रांग यानी पहले पहले। किसके पहले? मानुषोत्तरात्, मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले ही मनुष्याः, मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य कहाँ हैं? मानसोत्तर पर्वत के पहले। अब मानसोत्तर पर्वत के पहले अपन ने देखा था कितना क्षेत्र बनेगा मनुष्य लोक का? 45 लाख योजन। 1 लाख का अपन ने ये जम्बूद्वीप बनाया, इसको घेर करके 2-2 लाख का ये
इधर भी 2 और इधर भी 2, ये लवण समुद्र। फिर इसके बाद अपन ने धात की खंड द्वीप बनाया, इधर 4 इधर 4, फिर इधर इसको घेर करके एक कालोदधी बनाया, ये भी 8 ये भी 8, फिर इधर ये मानसोत्तर पर्वत बन गया। तो मानसोत्तर पर्वत के बनने से ये भी 8 और ये भी 8, क्योंकि ये 16 था बीच में आ गया तो ये 8 रह गया। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये कुल कितना हो गया? इस मानसोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर अंदर मनुष्य हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मनुष्य पाए जाएंगे। ये क्षेत्र बनेगा 45 लाख योजन का। ये 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्र कहलाता है। इसको हम निरिलोक भी कहते हैं, निरिलोक, इसको मनुष्य क्षेत्र भी कहते हैं, इसको ढाई द्वीप भी कहते हैं। ये तीनों चीज़ें हो गई, इसी को कहेंगे। यही ढाई द्वीप है, यही मनुष्य क्षेत्र है, इसी को निर्लोक भी कहते हैं। आगे सूत्रों में निर्लोके ऐसा शब्द दिया, तो निर्लोक का मतलब क्या? मनुष्य क्षेत्र। अब ध्यान से देखें, जहाँ जहाँ मनुष्य होगा मोक्ष भी तो मनुष्य ही जाएगा। मोक्ष किसको जाना है? मनुष्य को। मनुष्य के अलावा तो किसी और गति से मोक्ष है नहीं। इसका मतलब है मोक्ष की प्राप्ति भी इसी ढाई द्वीप के अंदर है। ढाई द्वीप के बाहर मोक्ष नहीं है, ढाई द्वीप के बाहर मोक्ष है ही नहीं। दूसरी चीज, जिनको मोक्ष प्राप्त होता है, अपन ने दूसरे अध्याय में एक सूत्र पढ़ा होगा, अविग्रहा जीवस्य। जैसे ही मोक्ष होता है, जिस स्थान पर जिन मुनिराज ने कर्मों का क्षय किया, ठीक उसी के ऊपर सीधी गति होती है और उसी को ऊपर जाकर के सिद्धालय में वो आत्मा विराजमान हो जाती है। इसका मतलब है कि जितना बड़ा ढाई द्वीप है उतना बड़ा ही सिद्ध क्षेत्र होगा, क्योंकि मनुष्य आड़े तिरछे तो जाएगा नहीं। यदि यहाँ मनुष्य कोई बैठा है और ध्यान लगा रहा है तो इसी के ठीक ऊपर ही तो विराजमान होगा। तो जैसा गोल आकृति का मनुष्य क्षेत्र बनेगा, सेम इसी तरह से 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध क्षेत्र भी बनेगा, बिल्कुल ठीक इसी के ऊपर है। तो 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र हो गया और ठीक 45 लाख योजन का ऊपर सिद्ध क्षेत्र हो गया। इसी तरह से सिद्ध शिला है एक, सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की है। सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र में क्या अंतर है? सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और ऊपर जाकर के है। अपन सभी ने एक नक्शा देखा था, देखो, जब अपन ने 3 लोक का नक्शा बनाया था इस तरह से, इसको अपन ने 3 बात वलयों से घेरा था इस तरह से। फिर दूसरा वलय आएगा, फिर तीसरा वलय आएगा। ये जो 3 वलय आए, ये पहला वलय कौन सा था? घनो दधी। दूसरा कौन सा था? घनवात वलय। और तीसरा कौन सा है? तनुवात वलय। सिद्ध शिला कहाँ है? सिद्ध शिला अपनी जो बनती है यहाँ है, ये ईसत प्राग भार भूमि, ये है, ये 8वीं भूमि। और इस 8वीं भूमि के बीचों बीच यहाँ पर ये एक चंद्राकार, ये एक शिला है, इसका नाम है सिद्ध शिला। यहाँ 8वीं भूमि में एक रत्नों की चंद्राकार शिला है। ये इसकी जो चौड़ाई है ये भी 45 लाख योजन है। जितना अपना यहाँ पर ये मनुष्य क्षेत्र है, यहाँ ये अपना ढाई द्वीप बन गया इतना, ठीक इसी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच ये भी 45 लाख योजन और ये भी 45 लाख योजन। तो सिद्ध शिला कहाँ हो गई? ये 8वीं भूमि पर हो गई। ये 45 लाख योजन, ये ढाई द्वीप 45 लाख योजन। सिद्ध क्षेत्र कहाँ है? सिद्ध भगवान कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक धर्म द्रव्य है, जहाँ तक धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य ले जाने का काम करेगा। जहाँ पर धर्म द्रव्य खत्म, वहीं सिद्ध परमेष्ठी जाके रुक जाएंगे।
तो यहाँ से जब सिद्ध परमेष्ठी ऊपर जाते हैं तो ये घनोदधि वलय में भी धर्म द्रव्य है, घनवात वलय में भी धर्म द्रव्य है और तनुवात वलय में, यहाँ नहीं है। तो सिद्ध परमेष्ठी यहाँ जाके रुक जाएंगे। तो ठीक इसके ऊपर ये है सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध भगवान जहाँ रहते हैं उसको सिद्ध क्षेत्र कहेंगे। तो सिद्ध क्षेत्र ये ऊपर हो गया, सिद्ध शिला इधर नीचे हो गई। कितना अंतर आ गया, कितना ऊपर है सिद्ध शिला से? हमने बताया था ये जो पहला वलय है ये 2 कोस का है, दूसरा जो वलय है ये 1 कोस का है, और तीसरा जो वलय है वो 1575 धनुष का है। अपन सभी जानते हैं एक योजन में 4 कोस होते। कितने होते? 4 कोस। और 1 कोस में कितने धनुष होते हैं? 2000। अब देखो एक योजन में 4 कोस हैं तो 2 कोस ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 कोस हो गए, और चौथा कोस और हो जाता यदि ये 2000 धनुष पूरे हो जाते। 2000 धनुष पूरे होते तो इसको भी 1 कोस लिख देते, 4 कोस हो जाता तो 1 योजन हो जाता। तो 1 योजन में कुछ कम है। कितना कम है? 425 धनुष कम 1 योजन। इतनी सी दूरी है मात्र। इस सिद्ध शिला से सिद्ध क्षेत्र की दूरी कितनी? 1 योजन भी नहीं है, 1 योजन भी नहीं है। इसीलिए अपन व्यवहार में क्या कहते हैं? सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध शिला पर विराजमान है। अपन व्यवहार में क्यों कह देते ये सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध शिला पर विराजमान है? क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं, यहां से देखोगे तो 7 राजू ऊपर जाकर के हैं। अब 7 राजू के सामने 1 योजन कितना सा होगा? 7 राजू के सामने 1 योजन की दूरी कितनी सी है? कुछ भी नहीं। तो अपन को दूर से ऐसा ही लगेगा कि ये सिद्ध शिला और इस पर ये बैठे हैं। तो अपन पूजन की थाली बनाते हैं, पूजन की थाली में 3 बिंदियां रख देते हैं, ऐसे बनाते ना, 3 बिंदी रख देते ऊपर नीचे कहीं ना कहीं, ये सिद्ध शिला हो गई और ये सिद्ध परमेष्ठी हो गए, ऐसा कुछ प्रतीकात्मक बनाते। तो वो अपन ने सिद्ध शिला पर विराजमान कर दिया। क्यों कर दिया? वास्तविकता में जब अपन सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो सिद्ध शिला पर एक भी सिद्ध नहीं है। सिद्ध शिला से 1 योजन दूर है। 1 योजन ये महायोजन का है, 1 योजन महायोजन का है, ये 6000 किलोमीटर। यहां से अपन देखें अपनी भूमि के हिसाब से तो 6000 किलोमीटर बहुत हो गया। अपन कह रहे हैं यहां विराजमान है, वो तो 6000 किलोमीटर दूर जाके विराजमान है, तो इस दृष्टि से बहुत दूर हो गया। लेकिन जब अपन 7 राजू की अपेक्षा बात करेंगे कि हम तो मध्यलोक में पूजन कर रहे हैं और मध्यलोक से ये उतने ऊपर जाके विराजमान है, तो ऐसा लगेगा ये बिल्कुल पास पास है। क्लियर हुआ ये? तो सिद्ध परमेष्ठी यहां विराजमान है तनुवात वलय में। तनुवात वलय का बिल्कुल अंतिम। इसमें भी देखें एक चीज और, ये जो हिस्सा है ये कितना है? 1575 धनुष का है तनुवात वलय। अब तनुवात वलय 1575 धनुष, और अपन लोगों की सबसे ज्यादा अवगाहना कितनी हो सकती है? 525 धनुष। तो अपन उस तनुवात वलय के कौन से हिस्से में हो गए? अपन को लगेगा 1575 में 525 का भाग लगा दो, तीसरा हिस्सा हो गया। लगभग मान लो ये स्थिति बन रही, इतना है ये, तो अपन को लगेगा इसके 3 भाग कर दें, 525 ये, 525 ये, 525 ये, तो इधर ये इतने ये सिद्ध परमेष्ठी हो गए। इतना नहीं है, क्योंकि ये 1575 धनुष है, ये महायोजन वाला है, और हम लोगों की अवगाहना है वो छोटे योजन वाली है। हमारा जो धनुष है वो बहुत छोटा है, 500 गुने का अंतर है, 500 गुने का अंतर है। प्रमाणांगुल उच्छेदांगुल में 500 गुने का अंतर है। हमारी जो 525 धनुष की अवगाहना है वो छोटे अंगुल की है, और ये जो धनुष इधर का बनना है तनुवात वलय का, ये बड़े अंगुल वाला है। तो अब उसमें जब अपन डिवाइड करेंगे तो 1500वें भाग में रहते हैं। ये जो तनुवात वलय का जितना हिस्सा होगा उसके 1500वें भाग में उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध हैं, उत्कृष्ट वाले 525 वाले।
और यदि जघन्य अवगाहना है 3.5 हाथ की, जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ की हो सकती सिद्धों की, 9 लाखवें हिस्से में रहते हैं वो, 9 लाखवें, बिल्कुल इतने से दिखते होंगे। कहाँ इतना बड़ा, वो तनुवात वलय को छोटा मत समझो कि ये तनुवात वलय बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है ये। उसमें जाकर के बिल्कुल इतने से हिस्से में सिद्ध परमेष्ठी हैं। क्लियर हुआ ये? सिद्ध शिला, सिद्ध क्षेत्र, ये 2 चीजें 45 लाख योजन की, और ये 2.5 दीप भी 45 लाख योजन। इसके अलावा अपन ने देखा था इधर ये रत्न प्रभा भूमि है, रत्न प्रभा भूमि में इधर ये अब्बहुल भाग आएगा, 3 भाग किए थे, खर भाग, पंख भाग, अब्बहुल भाग। तो यहाँ ये मनुष्य क्षेत्र जो 2.5 दीप का जो 45 लाख योजन है, नीचे जो पहला बिल बनेगा इधर, पहले नरक का पहला बिल, वो पहला बिल भी इधर ये 45 लाख योजन का है। ये जो पहला बिल नीचे जाएंगे वो पहला बिल भी 2.5 दीप के बराबर है, 45 लाख योजन। 45 लाख योजन का पहला इंद्रक बिल, 45 लाख योजन का अपना मनुष्य क्षेत्र, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, 45 लाख योजन का सिद्ध क्षेत्र। एक चीज और देखें, यहाँ है सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर यहाँ पर ये विमान है पहला, कौन सा? सौधर्मेंद्र का पहला विमान। ये पहला विमान भी 45 लाख योजन का है, इसीलिए इनको पंच 45 बोलते हैं। हो गया ना इंद्रक बिल? ये नीचे इंद्रक बिल, प्रथम नरक का पहला बिल, ये 45 लाख योजन, 2.5 दीप 45 लाख योजन, पहले स्वर्ग का पहला विमान ये 45 लाख योजन, सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन, सिद्ध क्षेत्र भी 45 लाख योजन। तो ये 5 45 कहलाते हैं इनको, 45 के हैं, इसीलिए इनको पंच 45 भी बोलते हैं। क्लियर हो गया ये? सिद्ध शिला, सिद्ध क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र, ये समझ में आ गया ना पूरा? अब इसके बाद सूत्र देखें, ये अपना हो गया प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य, इसके बाहर मनुष्य नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि 2.5 दीप के बाहर फिर कौन है? यदि मनुष्य नहीं है तो 2.5 दीप के बाहर कौन है? 2.5 दीप के बाहर केवल त्रियंच ही त्रियंच है। क्या है? केवल त्रियंच ही त्रियंच। इसको भी देखें कैसे अपन को समझना है एक चीज। अपन ने ये छोटे छोटे गोले बना लिए, फिर इसके बाद इधर से दूर जाकर के फिर से ये द्वीप समुद्र होंगे। ये असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ये शुरुआत के हो गए, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदरी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, फिर असंख्यात द्वीप समुद्र जाकर के अंतिम द्वीप ये स्वयंभू रमण द्वीप, और इसके बाद अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र। फिर उसके बाद बातवलय शुरू हो जाएंगे, जो 3 लोग के बातवलय हैं, फिर बातवलय शुरू हो जाएंगे। तो ये जो अंतिम द्वीप है, और फिर इसके बाद ये पूरा ये इधर समुद्र है, ठीक है। इस अंतिम द्वीप के बीचों बीच एक पर्वत आएगा। इस पर्वत का नाम है स्वयं प्रभ पर्वत। इसका नाम क्या है? स्वयं प्रभ पर्वत। यहाँ जो मानसोत्तर पर्वत है, इस मानसोत्तर पर्वत से लेकर के इस स्वयं प्रभ पर्वत तक ये आधा द्वीप छूट गया और पूरा समुद्र छूट गया। ये पूरा समुद्र इधर स्वयंभू रमण समुद्र, और ये आधा द्वीप होगा स्वयंभू रमण द्वीप। ये इसको छोड़ दो, इधर मानसोत्तर पर्वत से स्वयं प्रभ पर्वत तक बीच में असंख्यात द्वीप समुद्र हो गए। यहाँ केवल त्रियंच ही त्रियंच हैं और कुछ भी नहीं। और क्या है? इधर भोग भूमि है। कौन सी भोग भूमि? जघन्य भोग भूमि। जघन्य भोग भूमि में कौन सा काल होता है? तीसरा काल। तो यहाँ जितने भी त्रियंच हैं ये सब एक पल्य की आयु वाले हैं, सब भोग भूमियाँ त्रियंच हैं। इसके बाद क्या है? स्वयंभू रमण समुद्र के बाद इसके बाद जो आधा द्वीप और पूरा समुद्र है, ये कर्म भूमि है। ये
कर्म भूमि है, और यहाँ हमेशा चौथा काल चलता है, यहाँ हमेशा चौथा काल रहेगा। यहाँ ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं इनमें हमेशा तीसरा काल, जगन्न भोग भूमि है तो तीसरा काल, और स्वयं पर्वत के बाहर जो आधा द्वीप और पूरा समुद्र है ये कर्म भूमि है, हमेशा चौथा काल है। बस अंतर इतना है कि इधर मनुष्य कहीं नहीं है, त्रियंच ही त्रियंच है। तो यहाँ जो भोग भूमि है यहाँ के त्रियंच होंगे, ये चौथे गुण स्थान के ऊपर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो कर्म भूमि के त्रियंच होंगे स्वयंभू रमण समुद्र के, वो पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं। और जा सकते हैं नहीं, असंख्यातों महामत्स्य, वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वेल मछली तो बहुत छोटी हो गई, महामत्स्य हैं। महामत्स्य की लंबाई कितनी होती है? 1000 योजन लंबी, 1000 योजन लंबी मछली, मतलब 12 किलोमीटर का एक योजन, 12,000 किलोमीटर लंबी मछली है, 12,000 किलोमीटर लंबी मछली। जैसे मक्खी मच्छर अपने यहाँ पैदा होते हैं, सम्मूर्छन अपने आप पैदा हो गए, ऐसे ही उधर भी अपने आप समुद्र में, समुद्र कितना बड़ा है, दुगना दुगना विस्तार करते जा रहे हैं। तो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र का विस्तार कितना होगा? जितने ये द्वीप समुद्र हैं इन सबको टोटल कर दें, उस टोटल करने के बाद भी उससे बड़ा होगा। इन सब का टोटल कर दो, टोटल के बाद भी बड़ा होगा। ये लघु योजन, ये 12 किलोमीटर वाला शरीर की लंबाई है ना, तो ये लघु योजन की होगी यहां से। हाँ, तो यहां से लेके अमेरिका तक का एक शरीर है ये मछली। अब वो हिलेगी डुलेगी नहीं तो अपन को लगेगा ये तो पहाड़ है कोई, क्योंकि 500 योजन ऊंचा है, 500 योजन मोटी है वो। अब सोचो जरा, 500 योजन 6000 किलोमीटर, अपन को तो लगेगा जैसे ये बीच में पहाड़ हैं, विंध्यगिरी फैले हुए हैं, 500 1000 किलोमीटर तक एक पहाड़ की पर्वत श्रृंखला चल रही है। ऐसे ही इधर तो ऐसा लगता होगा कि एक पहाड़ बिल्कुल पूरा का पूरा है। ऐसे महामत्स्य एक नहीं है, असंख्यातों महामत्स्य हैं वहाँ, असंख्यातों। और असंख्यातों महामत्स्य पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, वृत्ति हैं। अपन लोग व्रत नहीं ले पा रहे हैं, अपन लोग व्रत नहीं ले पा रहे हैं, उधर की मछलियां वृत्ति हैं, पंचम गुण स्थान की हैं। भोजन क्या करते हैं? वहां जो समुद्र की वनस्पति होगी, सूर्य की गर्मी से जो पानी गर्म हो गया उस गर्म पानी को पी लेंगे। वहां की जो वनस्पति होगी, हरी वनस्पतियां, उनको खा लेंगे, किसी दूसरे को नहीं खाएंगे। एक उदाहरण ये दिया जाता है, एक उदाहरण ये कई बार अपन ने सुना है कि ये जो मछली होती है महामत्स्य, इसके आंख में या कान के कीचड़ में छोटा सा एक तंदुल मच्छ होता है, चावल के दाने के समान। जब ये बड़ी मछली सोती है, मान लो वृत्ति है, अब ये सो रही है। कई बार देखा होगा मगरमच्छ जब सोते हैं तो ऐसे मुंह फाड़ करके सोते हैं। अब सोचो जरा, 1000 योजन की मछली है इतनी लंबी, तो उसका मुंह कितना बड़ा होगा। अपन लोग मान लो 6 फीट के हैं, तो अपना कम से कम 2-3 इंच का तो है ही, मुंह खोलो तो 3 इंच तो खुल ही जाएगा। उसका कितना बड़ा मुंह खुलता होगा, 2-5 किलोमीटर का तो ऐसे ही मुंह हो जाएगा वो। अब 2-5 किलोमीटर का जब मुंह खोलेगी और उसके अंदर पानी जा रहा है आ रहा है, तो सैकड़ों हजारों छोटी मछलियां अंदर चली जाती हैं, अंदर पेट तक घूम घाम करके वापस आ जाती होंगी। अंदर जाना है, अंदर मुंह के अंदर गई, घूम घाम करके वापस आ गई। अब वो जो छोटी मछली है, वो छोटी मछली ये सोचती है कि ये कैसी है, यदि इसकी जगह हम होते तो एक भी मछली जिंदा वापस नहीं जा पाती। केवल ये भाव रहता है उसका, भाव है उसका। अब वो इतनी छोटी है कि कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसका भाव ऐसा होता है कि ये किसी को नहीं मार रही है, किसी को नहीं खा रही है, ये कैसी मछली है, इसकी जगह हम होते तो हम सबको मार जाते, सबको खा लेते। इतने भाव से वो 7वें नरक का बंद करती है। 7वें नरक का नियम है, तंदुल मच्छ जितने भी हैं ये 7वें नरक ही जाते हैं। अब ऐसा क्या पाप करते होंगे, बस यही पाप करते हैं वो। बताएंगे, अभी अपना अध्याय खत्म नहीं हुआ।
अभी कुभोग भूमि भी आएगी, नंदीश्वर द्वीप भी आएगा। अभी आज शाम की क्लास, कल सुबह की क्लास, कल शाम को पेपर होगा इसका, कल शाम को, कल है ना 18 तारीख, हाँ परसों अपना समापन होगा, कल शाम को इसका अपन पेपर लेंगे क्लास के टाइम पर ही। तो अभी 2 क्लासें हैं, अभी कुभोग भूमि ये सब कुछ आएगा, ये अगला सूत्र आएगा उसमें बताएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो रही, हाँ वो भी बताएंगे। संबोधन कुछ नहीं करता है, कई बार क्या होता है जाति स्मरण हो जाता है, यहां से मरण करके कोई जीव वहां गया है। अभी अपनी बात चल रही थी इसके पहले की कक्षा में कि वो जितने भी महामत्स्य हैं वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते वहां जाकर के। कैसे प्राप्त कर लेते हैं? वो सब पूर्व के सम्यक दृष्टि हैं, ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है उधर कोई। जिसने भी सम्यक दर्शन किया है वो पूर्व के सम्यक दृष्टि है। पूर्व में उनको सम्यक दर्शन हो गया था, छूट गया था। मान लो अपन लोग हैं, अभी अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं, सम्यक दर्शन हो गया, बाद में कहीं गलत संगत में आ गए, सम्यक दर्शन छूट गया। छूटने के बाद अपन यहाँ से मर करके उधर शंभु रमण समुद्र में महामत्स्य बन गए। वहाँ पहुँच करके जाति स्मरण हो सकता है और उस जाति स्मरण से सम्यक दर्शन फिर से कर लिया। अथवा अपन लोगों में से कोई देव बन गया, वो देव आकर के संबोधन कर सकता है कि भाई अपन ने सबने एक साथ शिविर पढ़ा था, कोई बातें याद करा दे, हो सकता है सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसा ही होता है, देव संबोधन करने आते हैं तो सबको थोड़ी चले जाएंगे। जो जिसका चिर परिचित होगा, किसी को लगेगा कि यार हमारे दोस्त का भी कल्याण होना चाहिए, चला जाएगा, संबोधन करके आएगा, उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न कराएगा। फिर उधर सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद उनको ये विवेक आ जाता है कि हमारे कल्याण का यही है, कसाय उधर भी कम कर लेते। उधर ऐसा नहीं होगा कि कुएं का पानी चाहिए, वहाँ तद योग्य वो त्रियंच पर्याय में क्या कर सकते हैं उस हिसाब से आचरण करेंगे। उधर वो मांस खाना बंद कर देंगे, फिर किसी मछली को मार करके नहीं खाएंगे, वहाँ के जो वनस्पति होगी, पत्ते वगैरह होंगे उनको खा लेंगे। तो ये मांस आंस खाना बंद कर देंगे, अंदर से कसाय भाव कम हो जाएगा, किसी दूसरी मछली के प्रति राग द्वेष भाव नहीं होगा। इस प्रकार के परिणाम उनके हो जाते हैं। तो ये सब पूर्व भाव के संस्कार के कारण से ऐसा हो सकता है। क्लियर हो गया? ये बीच का समझ में आ गया? बीच में क्या है? जगन्य भोग भूमि है, त्रियंच ही त्रियंच है। उस तरफ आधा द्वीप और पूरा समुद्र कर्म भूमि है, चौथा काल हमेशा रहता है। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछें। अब अगला सूत्र देखें। अब अगले सूत्र में बता रहे हैं ये जो मनुष्य हैं, ये मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्या मिलेच्छाश्च। आर्या मिलेच्छाश्च यहां बता रहे हैं जो मनुष्य हैं ये 2 प्रकार के हैं, एक आर्य मनुष्य और एक मिलेच्छ मनुष्य। अभी अपन सभी ने भरत क्षेत्र के 6 खंड बनाए थे, एक आर्य खंड, 5 मिलेच्छ खंड। जहाँ गुणवान होते हैं, जो गुणों को ग्रहण करता है, वो आर्य मनुष्य कहलाते हैं। जहाँ के मनुष्य गुणवान नहीं होते, जिनके अंदर कोई गुण नहीं होता, सम्यक दर्शन आदि गुण की तो बहुत दूर की बात है, वो ऐसे मनुष्य मिलेच्छ मनुष्य कहलाते हैं। तो ये 2 प्रकार के हो गए, आर्य मनुष्य और मिलेच्छ मनुष्य। अपन लोग सभी आर्य खंड के हैं, इसलिए अपन आर्य मनुष्य कहलाएंगे। जो मिलेच्छ खंड में है वो मिलेच्छ मनुष्य कहलाएंगे। इसके अलावा अभी तो अपन ने मिलेच्छ कहाँ देखा? जम्बूद्वीप का, भरत क्षेत्र का आर्य खंड हुआ, वहाँ मिलेच्छ खंड हो गए 5 हो गए ऐरावत क्षेत्र में। बाकी अपन ने विदेश क्षेत्र में 32 नगरियाँ बनाई थी, उनमें भी सब में एक आर्य खंड, 5 मिलेच्छ खंड बनेंगे। तो कितने मिलेच्छ खंड हो गए? 850 मिलेच्छ खंड होते हैं। ये तो कहलाएंगे सामान्य कर्म भूमिज, क्योंकि ये कर्म भूमि के अंदर हैं। कुछ होते हैं जिनको हम अंतर्द्वीपज मिलेच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्द्वीपज मिलेच्छ। ये मिलेच्छ कहाँ होते हैं? ये मिलेच्छ लवण समुद्र में होते हैं। ये यहाँ नहीं है जम्बूद्वीप में, ये जम्बूद्वीप में नहीं है, ये लवण समुद्र में
और कालोद समुद्र में, उन समुद्रों में होते हैं। उन समुद्रों में कहाँ होंगे? उनमें छोटे छोटे टापू बने हुए हैं। उन टापुओं पर मनुष्य रहते हैं। उन मनुष्यों को हम कुभोग भूमि भी कहते हैं और कुभोग भूमिज मनुष्य कहते हैं। वो भी सब मिलिच्छ मनुष्य कहलाते हैं। उसकी संरचना अपन शाम को पढ़ेंगे, क्योंकि लवण समुद्र में 96 कुभोग भूमि होती हैं। 48 लवण समुद्र में है, 48 कालोद समुद्र में है। तो 96 कुभोग भूमियाँ होंगी। उन कुभोग भूमियों की संरचना शाम को आएगी कि लवण समुद्र में कहाँ कहाँ कैसे कैसे कुभोग भूमियाँ होती हैं, वो बताएंगे। और ये आगामी 2-3 सूत्र हैं, इनका अर्थ करेंगे। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।